आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जी हाँ, अगर हाल की ज़िंदगी हम देखें तो बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर आपकी जो कमाई है वो काफ़ी हद तक सीमित है। और उससे भी बड़ी बात महंगाई की मार। भले ही लगातार आप न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो कि महंगाई जो है कंफर्ट बैंड के अंदर आ गई है और अब बहुत जल्द हम ब्याज दरों में भी कटौती होती हुई देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप साग सब्जी दाल वगैरह खरीदने जाते हैं तो आपको कीमतें बड़ी ही दिखाई देती हैं। भले ही 1-2 रुपए हो, लेकिन वो 1-2 रुपए आपके किचन के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देती है। तो इस बढ़ती हुई महंगाई के पीछे वजह क्या है? अच्छा, अब ये महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या आने वाले वक्त में भी ऐसा ही माहौल रहने वाला है? ब्याज दरें जब घटेंगी तब घटेंगी, लेकिन उससे पहले क्या हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी जो महत्वाकांक्षा है, जो हमारी जीवन शैली है, उसमें अगर हमें थोड़ा सा बदलाव करना हो तो वो बदलाव किस तरह के हो सकते हैं? ज़रूरी खर्च आपके जो हैं उनमें आप कैसे कटौती कर सकते हैं? तो आज ज़रा इस महंगाई के मामले को बेहतर तरीके से समझते हैं, गहराई में जाके समझते हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत मैं करती हूँ। अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी, हेमंत AR AVP कम्युनिकेशन बैंकपासा.com, साथ ही डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। आप तीनों का स्वागत है इस पेशकश में। और जो ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, डॉक्टर सुनील उसी से शुरुआत में करना चाहती हूँ, जहाँ पे सार ये निकल कर आ रहा है कि 1/3 भारत अभी भी महंगाई से जूझ रहा है। जो खर्चे हैं वो लगभग 18 से 20% अगर हम देखें ताज़ा तिमाही की तुलना करें पिछले 2 साल की तिमाही से, तो उससे ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि RBI तमाम कोशिशें कर रहा है कि महंगाई उनके कंट्रोल में रहे, उनके कंफर्ट बैंड में रहे, और काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं वो बेलगाम है, और उसके साथ साथ जो कर्ज है वो भी बढ़ रहे हैं, उस पर भी लगाम नहीं लग रहा। आप इसको कैसे देखते हैं? इस रिपोर्ट को आप कैसे समझते हैं, डॉक्टर सुनील? देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, डेफिनेटली जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों पर अगर आप नज़र डालें तो वो उसमें ज़रूर गिरावट आई है। परंतु एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को अगर आप हटाकर देखें और खास करके फूड इन्फ्लेशन पे नज़र डालें, तो फूड इन्फ्लेशन अभी भी जो है 8% के आसपास बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप खास करके जो बॉटम 50% ऑफ दी हाउसहोल्ड्स हैं, उनके अगर आप एक्सपेंडिचर बास्केट पे नज़र डालें तो उसमें जो तकरीबन 60 से 70% जो उनका खर्चा है वो खाद्य पदार्थों के ऊपर होता है। तो हमने एक स्टडी की थी जिसमें हमने ये देखा था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन तो अपनी जगह ठीक है, परंतु क्या वही हेडलाइन इन्फ्लेशन उतना ही महत्वपूर्ण है उन परिवारों के लिए जो लोअर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट में आते हैं। तो जब हमने उसका एनालिसिस किया तो हमने ये देखा कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो जहाँ कहीं पे भी जिस मर्जी स्तर पर रहे, अगर खाद्य पदार्थों की कीमतें उससे ज़्यादा हैं, इस समय जैसे ऑलमोस्ट डबल हैं, तो जो एक्चुअल बोझ है इन्फ्लेशन का, वो लोअर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट वाले जो हाउसहोल्ड्स हैं, उन पे प्रोपोर्शनेटली कहीं ज़्यादा पड़ता है। हमने ये देखा कि तकरीबन 30 से 40% ज़्यादा उनको जो है इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ती है। तो इस समय जो स्थिति है वो कुछ इसी किस्म की है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई खास कमी आई नहीं है और वो लगातार जो है एक स्तर पे बनी हुई है तमाम कोशिशों के बावजूद। और जिसका नतीजा ये है कि जो जो इनकम है, खास करके जो लोअर 50% ऑफ द इनकम वाले जो हाउस होल्ड्स हैं, उनको इसकी मार ज़रूरत से ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। हेमंत, इसी पर मुझे फोकस करना है, क्योंकि तमाम पैमाने अगर हम इन्फ्लेशन के देखें तो फूड प्राइस, और उसमें भी अगर हम ग्रोसरीज की बात करें तो 24% का इजाफा हुआ है जून 2022 की तुलना में। अगर मैं देख सकूं तो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में है अर्बन हाउस होल्ड्स, ये बात भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है।
तो कहीं ना कहीं रूरल हालांकि एक ब्राइट स्पॉट है जहां पर हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, खरीदारी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन और महंगाई शायद उनको इतनी पिंच ना ही कर रही हो, क्योंकि वो ऐसे पॉकेट्स हैं जो फिलहाल हम देख रहे हैं कि उभर रही हैं। लेकिन अर्बन हाउस होल्ड्स में ग्रोसरी और फूड प्राइसेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जो बजट है, जो किचन का बजट होता है हेमंत, हमेशा हम कहते हैं कि ये घर का जो बजट होता है वो किचन से ही निकलता है, वो अब भी बहुत ज़्यादा महंगाई की मार के अंदर है। जी। सो कविता, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं हमारी पिछले साल की एक रिपोर्ट को कोट करना चाहूँगा आपके परमिशन के साथ। जी। ओके, सो हमारी हर साल एस्पिरेशन इंडेक्स रिपोर्ट आती है और इसमें हम इंडिया के एस्पिरेशंस को ट्रैक करते हैं। तो हम पूरे इंडिया में लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्या आप प्रीमियम गुड्स खरीदना चाहते हैं, या आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इस तरह के करीब 2 दर्जन सवाल हैं जो हम लोगों से पूछते हैं और उसके बेसिस पे हम एक स्कोर कंप्यूट करते हैं जिसको हम एक ऑल इंडिया एस्पिरेशन इंडेक्स का नाम देते हैं। और ये हमारे लिए इंटरनली बैंक बाजार में देश के एस्पिरेशंस का एक ट्रैकर बन गया है। तो अगर एस्पिरेशन इंडेक्स किसी साल बढ़ रहा है तो हमको समझ में आता है कि हाँ, लोगों के एस्पिरेशंस इस साल बढ़ रहे हैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस उस तरह से हैं। और अगर एस्पिरेशन इंडेक्स गिर रहा है तो हमको समझ में आता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मैं बस उस रिपोर्ट से एक पैरा कोट करना चाहूँगा। ये पिछले साल का रिपोर्ट है, करीब 1 साल पहले आया था और हमने कहा था भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान बना हुआ है। यह हमारा दशक है। हम शॉर्ट टर्म चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो कहानी है वो यह है कि कुछ डेमोग्राफिक्स जो हैं दूसरे डेमोग्राफिक्स की तुलना में ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सर्द परिस्थितियां, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई दिक्कतें दिख रही हैं हमें। उम्मीद की जा रही थी कि 2023 में भी ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एक सैलरीड जो पॉपुलेशन है उसका सर्वे है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडेक्स ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंडेक्स गिर गया। और इसमें सबसे बड़ा जो हमें ब्लॉकर दिखाई दिया वो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है। सो हमें 48% लोगों ने कहा कि हमारे जो हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज के दिन में है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग का है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग अपने एस्पिरेशंस पोस्टपोन कर रहे हैं, 1 साल पोस्टपोन कर रहे हैं, 6 महीना पोस्टपोन कर रहे हैं, या डिसाइड कर रहे हैं कि हम ये परस्यू कर ही नहीं सकते हैं। सो इसमें करीब 70% लोगों ने कहा कि या तो हमने पोस्टपोन कर दिया है या फिर हमने डिसाइड किया है कि अब हम ये एस्पिरेशन परस्यू नहीं कर सकते हैं। सो ये डेटा काफ़ी समय से हमारे सामने बैठा हुआ है और जो भी नए सर्वे आए हैं पिछले 1 साल में हमें अ, इस डेटा को वैलिडेट ही कर रहे हैं एक तरह से। तो ये एक कंडीशन बना हुआ है हमारे इकोनॉमी में और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, आई एम श्योर, जो हम आगे अभी जल्दी डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट, तमाम तरह की रिपोर्ट्स जो हाल ही में आ रही हैं उससे काफ़ी हद तक इत्तेफाक भी रखती हैं और मामला इस कदर गंभीर भी है अमित, क्योंकि 34% लोग अगर इस रिपोर्ट को अगर हम आधार मानकर चलें तो वो तो कहते हैं कि उनसे घर खर्च अब संभाला ही नहीं जा रहा है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये भी है हमें, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिटेल निवेशक एसआईपी में धड़ाधड़ अपना निवेश कर रहे हैं। देखिए आंकड़े तो हम 20,000 करोड़ के पार जाता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ बचत हो नहीं रही है उनसे, घर का खर्च उनसे मेंटेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो हम बढ़ता हुआ निवेश देख रहे हैं वो किस तरह का बढ़ता हुआ निवेश है फिर अमित? देखिए कविता, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ चुकी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ चुका है। आप लोगों ने, सुनील जी ने और हेमंत जी ने काफी अच्छे से पॉइंट आउट किया और मैं उन ऑब्जर्वेशन से काफी एग्री करता हूँ। फूड एंड ग्रोसरी बिल, ट्रैवल का बिल, एजुकेशन कॉस्ट का बिल और आपकी जो ईएमआई वर्सेस रेंट है, ये सारे फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं और मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स हैव रिपोर्टेड कि इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मैनेज विद इन द लिमिट्स ऑफ व्हाट दे आर अर्निंग। लेकिन उसके साथ ये रियलाइजेशन भी, ये जागरूकता भी बढ़ गई है कि हमें सेव करके इन्वेस्ट करना है। और मार्केट में जो हमने रैली देखी है पोस्ट कोविड, उससे लोगों का एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन और स्ट्रांग हो गया है कि अगर हम इस तरह के रिटर्न्स बना सकते हैं तो हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर में एक बेटर रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं जो हम अपने प्रेजेंट में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई काबू नहीं हो पा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस काफी स्ट्रांग हो गए हैं। थैंकफुली हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है तो लोगों की कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस फैक्टर को और एनहांस कर रही है कि इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप आने वाले टाइम में अच्छा ही रहेगा। हम हो सकता है $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी जीडीपी वाइज बन जाए अगले 5-6 साल में। तो उस मॉरल मॉरल विक्ट्री या जो हाई मोरल स्टैब्लिश हो गया है एक इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में, वो एक ड्राइविंग फोर्स हो गया है कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो कॉस्ट बढ़ने का जो फियर आ गया है, वो भी एक तरह से आपकी इन्वेस्टिंग डिसीजंस को और मजबूत बना रहा है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंट रियलिटी से बेटर रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक अच्छा बैलेंस स्टैब्लिश हो गया है। लेकिन कॉस्ट तो एक बहुत बड़ी बॉदरेशन बनी हुई है। और काफी लोग वंडर भी करते हैं कि जो इन्फ्लेशन हम बोलते हैं कम हो गया, 5% से कम हो गया, वो लोगों को महसूस नहीं होता है, वो उनकी डे टू डे लाइफ में महसूस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये रिकैलिब्रेशन की जरूरत बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है कि जो इन्फ्लेशन इंडेक्स एक एक्सटर्नल बॉडी बना रही है और जो इन्फ्लेशन इंडेक्स मैं फेस कर रहा हूँ अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग में, उसमें रिकैलिब्रेशन कैसे बनाया जाए ताकि हमको ये न्यूज़ गलत ना लगे या हमको ये न्यूज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे कि हाँ ये एक मेट्रिक है, वो मेरे पर्सनल मेट्रिक से मैच करता है एंड आई एग्री विद इट। बट वो मेट्रिक अगर मेरे पर्सनल मेट्रिक से मैच ही नहीं करेगा तो मैं उस मेट्रिक पे ध्यान देना बंद कर दूंगा। तो डॉक्टर सुनील, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मॉडर्न भारत या विकसित भारत की ओर हमारी कहानी जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से महंगाई कंफर्ट जोन में आ रही है, लेकिन जिस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं उसके मुकाबले अगर हम देखें तो ज़मीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। अब इस हकीकत में कहाँ कहाँ आपको लगता है कैसे कैसे बदलाव आ सकता है? महंगाई के बहुत सारे पैमाने होते हैं, हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग में दरअसल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की है, लेकिन अगर चलिए मैं खाद्य महंगाई की ही बात करूँ, क्योंकि इसकी चिंता सबसे ज़्यादा लोगों को लगती है। साग सब्जियाँ खरीदने जाते हैं तो 2-4 रुपये जब बढ़ जाते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है। तो अब की बार के अगर हम ट्रेंड्स ले लें, क्योंकि ये तो मौसम के हिसाब से बदलने वाली महंगाई की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, रूरल एक ऐसा एरिया है जो कि पिकअप कर रहा है। ओवरऑल अगर हम किचन की बात करें, किचन के बजट की बात करें, तो इसमें किस तरह से आपको लगता है कि जो आंकड़े रिपोर्ट होते हैं महंगाई के और जो हकीकत है उसमें समानता हमें दिखाई देगी या कहीं ना कहीं किसी पैमाने पे हमें राहत दिखाई देगी? डॉक्टर सुनील। तो देखिए, इन्फ्लेशन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जो आंकड़े हम देखते हैं या जो आरबीआई पब्लिश करता है या जिस आंकड़े के बेसिस पे वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। पर हेडलाइन इन्फ्लेशन में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। खाद्य पदार्थ का उसमें तकरीबन 42 से 45% का वेट होता है। अ, और जैसा मैंने ये कहा कि जो खास करके जो हाउसहोल्ड्स हैं, जो लोअर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट में आते हैं, उनके जो कंजम्पशन बास्केट में खाद्य पदार्थ का वेट तकरीबन 80% तक होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर खाद्य पदार्थ की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है और जो आंकड़े आरबीआई अपने बुलेटिन में, अपने कम्युनिकेशन में रेफर करता है और वो कहता है कि वो 4% के आसपास है, उन दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि खाद्य पदार्थ में जो इन्फ्लेशन है वो 8% के आसपास है। हेडलाइन इन्फ्लेशन 4% के आसपास है। तो एक आम आदमी जब अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने के लिए मार्केट में जाता है, तो उसे 4% का इन्फ्लेशन तो दिखता ही नहीं है। उसे दिखता है कि इन्फ्लेशन वो 8% का है या 10% का। अगर दालों की बात करें, तो दालों में तो और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, उसमें तकरीबन 16-17% का इन्फ्लेशन है। तो ऐसी स्थिति में जो आप नंबर देखते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर देखते हैं और जो एक्चुअली आप अपनी आम ज़िंदगी में फेस करते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, तो उसमें ये फ़र्क और विरोधाभास आपको नज़र आता है। और ये चीज़ जो है एक आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो भी इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगा वो उस चीज़ पे ड्रॉ करता है जो वो अपनी आम ज़िंदगी में हर दिन फेस कर रहा है। तो ये जो हकीकत है, और ऐसा नहीं है कि आरबीआई इस चीज़ को समझता नहीं, आरबीआई भी लगातार इस चीज़ को फ्लैश कर रहा है। उसको अगर आप उसकी कमेंट्री देखें तो वो लगातार ये कह रहा है कि जो ब्याज की दरें हैं या जो पॉलिसी रेट है उसमें वो गिरावट इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। जब कभी भी उन्हें लगता है कि चीज़ें शायद सामान्य हो रही हैं और हो सकता है कि
अगली मीटिंग में या उससे अगली मीटिंग में हम पॉलिसी रेट को गिराने की सोचें, उसी समय कोई ना कोई जो है ऐसी क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शन होता है जिसकी वजह से कभी टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी उभर रही है कि आरबीआई चाह करके भी उसको उस लेवल पे सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं ला पा रहा है, और जिसका नतीजा ये है कि पॉलिसी रेट में गिरावट नहीं हो रही। परंतु समझने वाली बात ये है कि जो जिस किस्म का ग्रोथ हम इकोनॉमी में देख रहे हैं, वो ग्रोथ अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, 7-8% की दर से हम ग्रो कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इस समय ये है कि जो कंज़म्पशन पैटर्न है या जो इनकम पैटर्न है इस समय हमारे देश में, वो बिल्कुल ही डाइकोटोमस है। जो अपर 50% इनकम ब्रैकेट में जो हाउसहोल्ड आते हैं, जिनके पास सैलरीड जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, या जो अच्छे खासे जिनका अपना बिज़नेस है, अ, उनके साथ इतनी बड़ी समस्या नहीं है इनकम की। जो समस्या है वो है लोअर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट वाले लोगों की। क्योंकि पिछले 6-7 सालों में कई ऐसे चुनौतियाँ आईं, जिनकी सबसे ज़्यादा मार जो है वो इन लोगों के ऊपर पड़ी है। और नतीजा ये है कि एक तो इनकी कंज़म्पशन जो है वो काफ़ी पहले से कम हो गई है, और दूसरी है उनकी सेविंग कैपेसिटी भी कम हो गई है। अगर आप सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो देखेंगे हाउसहोल्ड का, तो हाउसहोल्ड का जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो है वो काफ़ी मतलब 14-15 के मुकाबले अगर आप 21, 22, 23 में देखें तो काफ़ी कम है। और ये सारी चीज़ें एक चिंता का विषय है, और बहुत सारी जो कंज़म्पशन अभी इकोनॉमी में हो भी रही हैं, उसको हम लेवरेज कंज़म्पशन कहते हैं। कई केसेज़ में तो आपने अपनी कंज़म्पशन का स्तर बनाए रखने के लिए रिटेल लोन्स भी लिए होते हैं। जो जिन लोगों को फॉर्मल कैपिटल मार्केट में एक्सेस नहीं है, उन लोगों ने प्राइवेट लोन्स लिए हुए हैं। और ये सारी चीज़ें आंकड़े इन चीज़ों को कैप्चर नहीं करते हैं, परंतु वो डिस्ट्रेस आपको नज़र आता है। अब आप इस साल का जीडीपी, पिछले साल का जीडीपी नंबर देख लीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो एक्चुअली कंजम्पशन डिमांड को दर्शाता है, उसकी ग्रोथ 4% है, पर ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ 8.2% है। तो और सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है डिमांड साइड से जीडीपी का, वो कंजम्पशन डिमांड है, और वो इस समय काफी जो है वो मुश्किल में है। और अगर ग्रोथ को बरकरार रखना है तो उसमें मतलब सुधार लाने की जरूरत है। और जिस हिसाब से ग्रोथ अभी चल जा रहा है रही जो है कि कि यहीं लॉपसाइडेड है। पर उम्मीद की जा रही है कि तमाम तरह की जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है या जो आने वाला बजट है शायद इस ओर आगे लेकर जाएगा गाड़ी को। लेकिन हेमंत, अब अगर हम मान लेते हैं कि यही सच्चाई है और आने वाले वक्त में अगर हो सकता है कि ये जस की तस रहे, कम होने के लिए ऐसा नहीं कि कवायद नहीं की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी, लेकिन अगर यही स्थिति है तो और अब किस तरह से फिर जिया जाए? क्योंकि अर्बन हाउस की बात करें या अगर हम छोटे मझोले शहरों की बात करें, सबके महंगाई के स्टैंडर्ड्स अपने अपने होते हैं, अलग अलग होते हैं, और सभी अपने अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए हैं। एस्पिरेशंस आपने बताया बदलते भारत की आने वाले वक्त में भी अब बदलेंगी। लोगों ने कर्ज भी बहुत ले रखा है, और एक तरफ अमित का ये भी कहना है कि जागरूकता इतनी ज़्यादा हो गई है कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद, कि लोगों ने निवेश की जो इम्पोर्टेंस है उसको अब समझ लिया है। लेकिन अब आगे क्या किया जाए, कैसे इससे निपटा जाए? क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे परिवार की भी बात कर रहे हैं जिन्हें बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है। हम ऐसे परिवार की भी बात कर रहे हैं जिनके ऊपर जो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो, इस तरह के कर्ज भी चुकाने हैं। और फ़िलहाल स्थिति अगर ऐसी है कि अगर आपने सभी जगह अपने पैर पसार रखे हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन रहने वाला है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। हेमंत, कैसे जिया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है। लोगों ने डिसाइड किया है कि हम अपने एस्पिरेशंस को स्लो डाउन कर देते हैं। देखिए, मेरा एस्पिरेशन हो सकता है कि मैं फॉरेन ट्रैवल करूं या नया आईफोन खरीदूं, पर अगर मैं अपनी इनकम देखूं, सेविंग्स देखूं, जिस तरह के लोन्स में मैं ऑलरेडी हूं वो सब देखूं, तो फिर मुझे शायद रियलाइज़ होगा कि नहीं नहीं, अभी मैं थोड़ा पैसा बचा लेता हूं,
मैं अपना लोन चुका देता हूँ या फिर अपने बच्चों की स्कूल फीस भर देता हूँ अभी के लिए, और फिर बाद में अगर सिचुएशंस इम्प्रूव होंगे तो शायद मुझे अपने दूसरे एस्पिरेशंस पे काम करने का मौका मिलेगा। सो यही डेटा में दिख रहा है हमें, लोग अपने एस्पिरेशंस पार्क कर रहे हैं। अभी देखिए, ये जो स्थिति है ये थोड़ी लंबी होते जा रही है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि इन्फ्लेशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे और उन चीज़ों का फिर पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी पे दिखाई देगा, पर ये सब होने में देर काफ़ी टाइम लग रहा है। तो अब इस सिचुएशन में आपके पर्सनल रिस्क शायद बढ़ जाते हैं और आपको बेसिक्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बेसिक्स एज इन वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए जो आपको इस तरह के सिचुएशन में फाइनेंशियली स्टेबल रख सके। सो आपको अपनी इमरजेंसी फंड पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको लोन्स कंजम्पशन के लिए आपको शायद थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चुकाना चाहिए लोन्स पे, क्योंकि आपकी अगर इनकम फ्लैट है और आप ऑलरेडी काफ़ी कर्जे में हैं तो आप हाई इंटरेस्ट लोन्स में ना जाएं। अगर आप बच्चों के लिए निवेश कर रहे हैं पढ़ाई के लिए या फिर उनके फ्यूचर के लिए, तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालें जहाँ पे, जैसे अमित जी ने बताया, म्यूचुअल फंड्स शायद बेहतर हैं आज के ज़माने में, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बेहतर मिल रहे हैं और मेडिकल इन्फ्लेशन भी उसी तरह से बढ़ रहा है। तो आपको वो प्रोटेक्शन भी चाहिए ताकि अगर आप पर कोई इमरजेंसी आए तो आपकी जो सेविंग्स हैं और आपकी जो इनकम जो है जो स्टैग्नेट हो गई है उस पर और ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, तो आप इंश्योर्ड भी रहिए। सो अगर ये सारे बेसिक्स अगर आप ठीक से कर लें, अगर आप मिस्टेक्स अवॉइड करें, तो आप इस सिचुएशन से बेहतर स्थिति में उभर के आ सकते हैं और एट सम पॉइंट चीज़ें आसान होंगी और तब उससे आपको राहत मिलेगी, आपके हाउस होल्ड फाइनेंसेस को राहत मिलेगी और मे बी 2024 में वो हो, शायद 2025 में हो। हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। बेसिक्स पे ध्यान देना, आई थिंक ये अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़रूरी है, कविता। ये सही कहा आपने, बेसिक्स पे ध्यान देना है। और जैसा आपकी रिसर्च भी बता रही है कि लोगों ने अपनी एस्पिरेशन, अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा कम करने की यहाँ पर कोशिश की है। और वैसे अमित, भारतीय जो होते हैं वो बचत में बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि हम सबको बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको पैसे बचाना है। और यहाँ पर हेमंत ने भी बहुत सारी बातें हाईलाइट की हैं कि आपकी जो इमरजेंसी है उसका आपको पहले ध्यान रखना है, जो आपके ज़रूरी खर्च हैं उन पर आपको पहले काम करना है। तो एक मॉडल पोर्टफोलियो अगर आप दर्शकों को बता सके। वैसे काफ़ी सारी राहत की उम्मीद हम तब भी करते हैं जब ब्याज दरें थोड़ी घटना शुरू हो जाए, तब मेरे ख्याल से थोड़े से पैसे लोगों के हाथ में आएंगे और तब थोड़ी सी राहत मिल सकती है। हालांकि ये राहत की बात नहीं है, ये एक डिसिप्लिन की बात है। और इस तरह की स्थिति आपकी ज़िंदगी में कई बार आएंगी, क्योंकि ये तो हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जो आपके और हमारे कंट्रोल में कई सारी कारणों से हमारे हाथ के बाहर है। तो ये एक डिसिप्लिन की बात है और वो डिसिप्लिन आप इस सिचुएशन में हो या किसी और सिचुएशन में हो, आपको इस पर योजनात्मक तरीके से एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ना है। तो वो क्या स्ट्रैटेजी होगी अमित? देखिए कविता, लेट्स काउंट आवर ब्लेसिंग्स। सबसे पहले इकोनॉमी अच्छा चल रही है, और अगर इकोनॉमी अच्छा होता है तो आई एम श्योर काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं विद टाइम। दूसरा, ये मेरे ख्याल से अपने इकोनॉमी में पहला या रेयर एक इंसिडेंट है जहां सब कुछ पीक पे है। इक्विटी मार्केट्स भी पीक पे हैं, रियल एस्टेट भी पीक पे है, गोल्ड भी पीक पे है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो 1-2 साल की एफडी में 6.5% से ऊपर मिल रहा है। ये सारी चीजों का जो रिटर्न है वो 4% की इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही रहा है डेफिनेटली। पर क्वेश्चन ये है कि ये 4% की इन्फ्लेशन इज नॉट अ रिलायबल नंबर फॉर मी। सो फॉर मी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, नंबर वन, डिसिप्लिन ऑफ रिकैलिब्रेटिंग माय पर्सनल फाइनेंस। मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपेंस है और जो बाहर की चेंजिंग लैंडस्केप है खर्चों की, वो मैं उससे कितना तालमेल बना के रखा हुआ है। तो मेरे को अपने एक्सपेंस पे डेफिनेटली एक अच्छा ट्रैकर लगाना है जो मैं टाइम टू टाइम चेक करता रहूं। अपनी लिमिट स्टैब्लिश करनी है कि मैं हर महीने इससे ज्यादा अपने ट्रैवल पे स्पेंड नहीं करूंगा, हर महीने इससे ज्यादा अपने फूड एंड ग्रोसरी पे स्पेंड नहीं करूंगा, हर महीने मैं इससे ज्यादा एजुकेशन पे स्पेंड नहीं करूंगा, ईएमआई को मैं इस लिमिट के ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो वो जो पर्सनल लिमिट्स का एक डिसिप्लिन है, नंबर टू, वो चाहिए। आपका ओवरऑल बजट कितना है वो चाहिए, और आप अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और फ्यूचर
को अच्छा रखने के लिए जो भी आपकी इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन है, विच इज नंबर 3, उस इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन में आप कितना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रख रहे हैं, कितना फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल या डेट म्यूचुअल फंड्स में रख रहे हैं, कितना आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में आपका क्या एलोकेशन है, क्या वो सेल्फ यूज होम का एलोकेशन है या इन्वेस्टिंग का रियल एस्टेट एलोकेशन है, कितना आप दूसरे ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस में रख रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल प्लानिंग का एक महत्व है, ये जो डिसिप्लिन है इन्वेस्टिंग की भी, ये भी अगर आप बना के रख सकते हैं, खर्चों का भी डिसिप्लिन बना के रख सकते हैं और अपनी लिमिट्स बना के आप अपनी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी को अगर स्मूथली चला सकते हैं, तो आप ये सारी प्रॉब्लम्स को या तो इजीली नजरअंदाज कर देंगे या इन सब प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम करते हुए आगे चलते जाएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी हासिल कर लेंगे। सो व्हाट यू नीड इज लॉट मोर अवेयरनेस about yourself, because you can change and control things which are in your personal domain. बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, तो अपने खर्चों पे अच्छा लिमिट रखिए, अपने बजट्स को अच्छा बनाइए, अपनी थ्रेशोल्ड स्टैब्लिश कीजिए कि इसके बियॉन्ड हमें जाना नहीं है, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत डिसिप्लिन्ड मैनर में चलते रहने दें, ताकि आपका फ्यूचर जो हो वो प्रेजेंट से ज्यादा बेहतर क्रिएट हो सके। चलिए, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल है और ऐसे में कस्टमाइज्ड अप्रोच आपको अपनानी ज़रूरी हो जाती है। लेकिन जिस तरह की चर्चा हमने की है उसमें एक बात सही निकल कर आई है कि पहले अपनी ज़रूरतों को पहचानें और उसके मुताबिक इस महंगाई को निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी को ज़रूर ही तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में आपने शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।